Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने वरिष्ठ विश्लेषक जयंत दास। जयंत, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic markets end marginally lower in volatile trade. FDI inflows in India jumped 62% to $27.4 billion in the first 4 months of this fiscal, and global crude oil prices surged over $1 to $75.40 a barrel. घरेलू शेयर बाजार में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ हुए बंद। देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 62% बढ़कर 27 अरब 40 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $75.40 प्रति बैरल पर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में आज एक सीमित दायरे में हुए कारोबार के बीच प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78 अंक यानी 0.1% घाटे के साथ 58,927 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंक घटकर 17,547 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में निवेशकर्ताओं ने अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.5% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि हुई। Domestic equity markets ended marginally lower in volatile trade today. Sensex at the BSE lost 78 points, 0.1% to close at 58,927. Nifty at the NSE fell just 15 points to end at 17,547. In the broader market, outperforming the Sensex, the BSE mid-cap index jumped 1.5% and the small cap index rose 1.2%. In the Sensex pack, 16 stocks ended the day in the green while 14 stocks fell. Tech Mahindra was the top gainer at 3.6%, followed by Mahindra and Mahindra at 1.9% and HCL Tech at 1.3%. On the other hand, HDFC was the top loser at 1.4%. Nestle declined 1.2% and ICICI lost 1.2%. Among the BSE sectoral indices, the Realty Index surged the most with a jump of 8.4%. Auto Index rose 1.4%. The Energy Index gained 1%. IT Index advanced 0.6%. IT Index also added 0.6%, and the Healthcare Index was up 0.4%. Among the losers, the Banking Index declined 0.8%. Finance Index lost 0.6%, and the FMCG Index fell 0.2%. While the capital goods, telecom, and the power indices ended flat. In news-driven counters, Z Entertainment surged 24% after the Z and Sony announced a merger today. Realty stocks also saw massive buying as Karnataka decided to cut stamp duty today. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 87 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक मजबूत होकर 93.22 पर पहुंच गया। जयंतो, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरुआती कारोबार में लग रहा था कि दिवाली का सिलसिला जोर पकड़ेगा, लेकिन यह सिलसिला रहा नहीं। सीमित दायरे में कारोबार हुआ और बहुत मामूली घाटे में रहा निफ्टी भी। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? देखिए, पूरा विदेशी बाजारों में जिस तरह का सॉफ्टनेस आया हुआ है इस वक्त और थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी का जो माहौल पैदा हुआ है, उसका सीधे असर हमारा घरेलू बाजार में भी मैं मानता हूँ आया हुआ है इस वक्त। और हालांकि 60,000 अंक का नजदीक जाते हुए भी हम लोग करीबन
छूते छूते फिर वापस आ गए और 59,000 करीब फिर से आज क्रॉस किए हैं। तो मैं मानता हूँ इस वक्त मार्केट का नरमी ये थोड़ा बहुत जब तक इस हफ्ता खास करके जब तक कि ये चाइना में जो स्थिति बना हुआ है जब तक वो ओवरऑल ट्रांसपेरेंट ना होता है और साथ में ग्लोबली जो मार्केट सॉफ्टनेस है उसका असर भी हम लोग को देश में भी मिलेंगे। Jayanto, you just spoke about the impending correction in the market. You have the weekly F&O expiry tomorrow. What kind of positions do you see traders taking? Well, typically, I guess more than the position, I guess there will be 2-3 key factors. One is the U.S. policy announcements which will come tonight. Second is the cross-currency status, specifically related to the rupee dollar, which most analysts say are supposed to weaken. The rupee is supposed to weaken at around between 74 to 75 levels. And third would be, of course, a status quo that given we're entering into the busy season of the Indian economy, and some of the macro parameter pictures are much more, better than they were compared to the last quarter. So I guess these would be important factors in terms of determining the F&O situation. जयंतो, रियल्टी सेक्टर में पिछले कुछ सत्रों से हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। कल भी ठीक ठाक बढ़त हुई थी और आज भी यानी 8.5% के आसपास बढ़त है। कोई खास वजह है जो रियल्टी सेक्टर की डिमांड बन रही? देखिए, मोटी तौर से दो वजह है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और सपोर्ट जिस तरह का गवर्नमेंट ने लगातार देते रहे इस क्षेत्र में, तो उस वजह से रियल्टी सेक्टर के ऊपर अलग से, क्योंकि ज्यादातर रियल्टी सेक्टर का मूवमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि खुदरा निवेशक होते हैं, उनको ऊपर निर्भर करके रिटेल सेक्टर का जो दौर है वो चलते हैं। और साथ में हमें ये भी मनोज समझना चाहिए कि जो ब्याज दर है खास करके होम लोन रिलेटेड, वो हिस्टोरिकली वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स में इस वक्त, अगर पिछले 5 से 7 साल का अगर आप लेके चले, तो इस स्थिति का भी लोग फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात ये रहा कि कोविड के दौरान लोग ये उम्मीद कर रहे थे रियल्टी सेक्टर थोड़ा सॉफ्ट होंगे। कुछ मार्केट में बेशक सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन वापस अब फिर से पोस्ट सेकेंड वेव का बाद ये स्थिति बना हुआ है कि जहाँ पे खास करके कुछ मेट्रोपॉलिटन पे अर्बन सेक्टर्स में रियल्टी सेक्टर का डिमांड फिर से काफी अच्छा तरह से तेजी से, सब उस तरह का आंकड़े मेरे पास इस वक्त है नहीं, लेकिन हाँ जरूर कि अच्छे तरह से वापस आया हुआ डिमांड। और इस डिमांड का दौरान जो अच्छे रियल्टी स्टॉक्स है, वेल लिवरेज्ड फाइनेंशियली, उनको ऊपर रुचि अलग से निवेशकों को है। Jayanto, you spoke about the FOMC meeting and the Federal Reserve, which will conclude tonight, and that would determine what positions would be taken tomorrow. What is going to be the decision? I mean, $120 billion of bond purchases every month since March 2020 by the Fed. So to what extent will it taper or reduce the bond purchases if you are to give an estimated figure of bond buying per month? See, I actually won't have a view on that for two reasons. One is because U.S. economy at this point of time is an overheated economy. We all know that. And the overall directives by the Fed previously also has to maintain the status quo. So it's something to watch in for. But having said that, the developing story of Evergrande is also creating a lot of critters in terms of how, if at all, whether China's Evergrande would be like the US's Lehman Brothers. So we have to take a cue from there, and I guess tomorrow, specifically when the markets open up in the Eastern world, typically Taipei, Hong Kong, Japan and all, it will be a very interesting scene to see how the first 2 hours of trading happens, because the FOMC guidelines or advice or directives, call it whatever, would be out by that time. And tomorrow is also the due date for Evergrande to pay one of its, interest commitments, which is, I think, around $100 billion, a little less than $100 billion or so, which most analysts feel that they will, may not be able to pay typically, but maybe the government would trigger in. So it's actually quite a guessing game. And I guess tomorrow, and also, as he said, the F&O expiry and all is dated tomorrow. So tomorrow there is a lot of action, which I am sure expected from the Sensex.
in the intraday, if you follow the intraday figures. जयंतु, आप एवरग्रांड संकट की जानकारी दे रहे हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा संकट है और उसका आयाम भारत पर, भारतीय बाजार पर किस रूप में पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, एवरग्रांड चाइनीज मार्केट में सबसे बड़ा डेवलपर है, रियल एस्टेट डेवलपर। और सवाल ये है कि एज अ ग्रुप काफी बड़ा है वहाँ पे, और सरकार का सपोर्ट भी लगातार एवरग्रांड को मिल चुके हैं। लेकिन इस वक्त उन लोग का जो लायबिलिटीज है, करीबन $300 बिलियन का लायबिलिटीज है मार्केट पर खड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि वो अपना वेंडर्स को काफी दिनों से पे नहीं कर पा रहे, सैलरीज के इशू आ रहा है, साथ में चाइनीज मार्केट में अचानक एक ह्यूज इन्वेंट्री आके खड़ा हुआ है, जिस वजह से एवरग्रांडे का जो स्थिति है वो शायद और गहरा होते जाएगा। ये नहीं कि स्थिति में कुछ उन्नति आएंगे अनलेस चाइनीज गवर्नमेंट ट्रिगर करके स्पेसिफिकली कुछ पैकेज सपोर्ट करके एवरग्रांडे को सपोर्ट करे। एक तो ये। दूसरा सवाल ये है कि चाइना ने पिछले 4 हफ्ते में अगर आप देखें, टेक क्षेत्र में और एजुकेशन क्षेत्र में काफी गेम चेंजिंग पॉलिसीज अपनाया है, जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो प्रॉफिटेरिंग है ये सब बिजनेसेस से, चाइना मोटी तौर से उसको सपोर्ट नहीं करता है। मानते हैं कि एज अ स्टेट चाइना को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे ज्यादातर लोगों को जो फायदा है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी सबको पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का राय है, जो हमारा देश में भी रियल एस्टेट क्षेत्र में एक काफी कंसर्न है, वो ये है कि ये सारे कंपनी है जो रियल एस्टेट में थे, इन्होंने फ्लैट रेट का एक उम्मीद दिखा के पैसा उठाया है और इस पैसा को कोई और बिजनेस में लगाया। एवरग्रांडे में काफी लोगों को पता शायद ना हो या हो, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स, फिर उन्होंने और भी कुछ अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेसेस में भी पैसा मोटी तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो डायरेक्टिव है चाइना गवर्नमेंट का, तो ये इस तरह का चीजें चाइनीज गवर्नमेंट बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब उम्मीद ये है कि चारों तरफ ये अब कहीं ना कहीं गेसिंग गेम चल रहा है कि शायद चाइना एज अ एग्जाम्पल दिखाना चाहता है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को चाइना में, कि आप इस तरह का काम करें जहां पे लोगों से पूंजी लेके आप वो पैसा रियल एस्टेट में ना लगा के कोई साइड बिजनेस या डाइवर्सिफिकेशन या इस तरह का कोई चीजों पर लगाएंगे तो सरकार आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें अब है, लेकिन ये भी साथ में समझना बहुत जरूरी है कि एवरग्रांडे का जो साइज है और जिस तरह का बैंक जुड़े हुए हैं, जिस तरह का निवेशक विश्व भर में एवरग्रांडे के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे अगर एवरग्रांडे किसी वजह से अगर क्रैश करता है तो इसका एक पूरा लहर विश्व भर में बेशक आएंगे। मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि लेमन ब्रदर्स ने जैसे एक सब प्राइम का एक जो इशू हुआ था, उसमें लगातार 2 साल तक उसका अलग से लहर पूरा दुनिया में चला। तो ये भी शायद उम्मीद किया जा रहा है कि एवरग्रांडे शायद इस तरह का स्थिति ग्लोबली पैदा करे। तो जहां पे ग्लोबल एक क्रैश का सिनेरियो अगर होते हैं तो उसमें इंडिया बच नहीं सकता है। इंडिया को भी एक कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से इसका नजर या इस तरह का असर जो है वो इंडिया इन्वेस्टर्स को भी फेस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, साथ में जो रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है उसमें भी उम्मीद किया जा रहा है कि 1 से 1.5 रुपया का करीब वीकनेस अगले 2-3 दिन में अगर इस तरह का डिफॉल्ट हो और एफएमसी का जो भी स्टांस है उसको पर एक अलग से 100 से 150 पैसे का एक वीकनेस इंडियन रूपी में हम देख सकते हैं, जिसका भी सीधे असर हम लोग का इस वक्त जो रिकवरी स्टोरी है उसको प्रारंभ से हो सकता है। Jayanto, when you cite the Lehman Brothers crisis, then, these investment banks had sold credit default swaps and these kinds of derivative contracts to other investment banks in private placement arrangements across North America and Europe. So it had a cascading effect on those markets. But with Evergrande, don't you think it will be localized? And even if there is FII participation in the markets, which there is, they can always arbitrage their position. They can sell short, move to another market. Why is it that it will have a cascading effect and impact our markets? Well, I guess, Arjun, they have no exposure into our market. No, that's what I said. We all will be the happiest if actually this Evergrande thing is contained. None of us are wishing so that it should, have a cascading effect. And obviously, the linkages which Lehman Brothers had, both in the European markets as well as in US markets, you spoke of swaps. There is a fantastic Netflix documentary, I believe, which speaks on all this situation which happened on those days.
our listeners, I guess, off the cuff from our businesses can go and watch some of those documentaries to understand how this credit swaps happen and how they, actually bring in a cascading downfall to the markets. But having said so, Arjun, bad loans or bad debts or unpaid debts are unpaid debts, be it in China, be it in USA, or be it in Europe, number one. Number two, also, as I said, size, $300 billion. $300 billion exposure can in no way be limited to the, walls of the China, state in that sense. So there would be international players, there would be international banks in all manners who would be responsible somewhere or the other. The only fact is U.S. brands have a much more, spiral downfall when they crash because their linkages are much more prominent. In case of China, we believe that will be contained, but I just hope so it's contained. But I think the damages would be quite severe, if not equally as severe as Lehman Brothers. Jayanta, coming back to our markets in today's trade, if you look at the futures and options market, the build-up short and long, we're seeing also a volume spike in select stocks in the cash market. We're also seeing about 200 stocks reach their 52-week high on the BSE. This is a cash market. So we are seeing some stock specific action right now in terms of buying interest. What is going to be the next move of the FIIs in our market from sectoral to stock-specific action? What is going to be the next move? Well, that's a good question. And if you ask me, typically the months of October, November, December are very interesting months for the FIIs because the focus goes on to stocks which do, or sectors rather, not stocks, sectors which do really well because of the active season in the economy, which includes part realty, which includes auto to a great extent. And I believe this time some of the favorite sectors would also be telecom after the telecom package which the government announced recently. So these would be some of the fast-moving stocks. Banks would, of course, remain one of those interest areas of the FIIs per se overall. And I guess pharma also at the same time. So if you ask me for those top 4 or 5 sectors, I guess these are the sectors typically which would create some sort of a specific interest for the FIIs to go ahead and look forward to. And of course, these sectoral interests also depend on the FII appetite, FII, investment decisions and investment horizons and things like that. So those also would be there. But having said so, I think these are the sectors which should see some due activity taking place in the next 3 to 4 months. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। चीन में संकटग्रस्त प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांड की ओर से कुछ ब्याज चुकाने संबंधी बयान दिए जाने के बाद आज चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% की गिरावट हुई। हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। अन्य आर्थिक खबरों पर, अर्थनीति से संबंधित खबरों पर ध्यान दें तो बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में स्थिरता बनाए रखी। एक ओर निवेशकर्ताओं को उम्मीद है कि वर्तमान स्थिति में प्रोत्साहन उपायों को बैंक की ओर से जारी रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि धीरे धीरे इसमें कटौती हो सकती है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की ओर से जारी मौद्रिक नीति में निर्यात और उत्पादन के स्तर पर कुछ खास उत्साहजनक संकेत नहीं दिए गए हैं। यूरोपीय बाजारों की ओर रुख करें तो समाचार तैयार किए जाने तक तेजी का रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 1.2% की वृद्धि थी और जर्मनी का डेक्स 0.7% ऊपर कारोबार कर रहा था। मनोज, मैं एक थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। कंटिन्यूएशन, अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल किए थे, खास करके जब उन्होंने कंपेयर किया लेमन ब्रदर्स और एवरग्रांडे के साथ। मेरे पास इस वक्त कुछ आंकड़े आया हुआ है जो काफी अच्छा है और वो आया है राइट फ्रॉम फेड इटसेल्फ, जहां पे कहा जा रहा है कि ब्लैक रॉक और बैंक्स HSBC और UBS, ये तीनों वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ एवरग्रांड डेट है लगातार पिछले कुछ महीने से, जबकि पिछले 4-5 महीने से काफी लोगों को पता था कि एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट की तरफ एवरग्रांड जा रहा है। उसका बावजूद भी ये तीनों फंड जायंट्स ने इन्वेस्ट किया है। और दूसरा, यूरोपियन मार्केट्स में
UBS एसेट मैनेजमेंट और आमोंडी है यूरोप का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर। तो ये दोनों ने भी पिछले कुछ महीने में लगातार एवरग्रांडे में इन्वेस्ट किए हुए। तो कहते हुए ये मतलब चिंता का विषय और इस पर और ज्यादा बढ़ना चाहिए। वजह इसलिए क्योंकि जब आपके पास 4-5 महीने से लगातार खबर आ रहा था कि एक मेजर डेट क्राइसिस होने वाला है एवरग्रांडे की तरफ से या डेट डिफॉल्ट होने वाला है जी। तो उस वक्त सबसे बड़े दुनिया का 7-8 बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक और फंड्स मिलके लगातार निवेश किए हैं। ये बेशक चिंता का विषय है जी। थैंक यू। Thank you, Jayanto, for that current update. We just read the Asian market story, and Bank of Japan, they're also carrying out a stimulus program. Are they considering tapering? What is the rate of interest? How do they benefit their economy and for those connected to their economy when it comes to trading in overseas financial markets like India? Sorry, I only heard India. Sorry, could you just specifically tell me what the question was? The Bank of Japan, what is their role when it comes to, are they carrying out a similar stimulus program as the US Fed is? What is the rate of interest? What is their impact when it comes to buying into our markets? Okay, so typically I believe into Indian market? Yes. Yeah, so typically I believe, the Bank of Japan as a whole, as well as investment banks and investment funds which have been investing into India, they have had a very, very traditional view sectorally and specifically sticking to the finance sector to some extent greatly, as well as in the manufacturing sector. So overall, I guess if you ask me for the immediate short term, which is in the next 2 to 4 weeks, I would have to wait and watch before even comment on those things. But I am sure the investment trajectory will not get, dislodged in any way. Specifically given the recent figures, I think which is also part of your headline news about India's internal scenario domestically in terms of economy. Well, let's move on to our U.S. markets now. U.S. markets ended near flat in choppy trade yesterday as expectations about the Federal Reserve policy meet. Outcome kept a lid on the market. So the Dow Jones Industrial Average fell 51 points, or 0.2% to 33,920. The S&P 500 lost 4 points, 0.1% to 4,354. And the Nasdaq Composite added 33 points, 0.2% to 14,746. Shares of Walt Disney fell 4.2% and were the biggest factor behind the decline in the S&P 500 and Dow after the company's CEO, Bob Chapek, said the resurgence of Delta variant has impacted the production of some of its films. Concerns over China Evergrande Group have put investors on an edge and added to recent worries over economic growth from the Delta variant. Investors are also waiting for the outcome of this week's Fed meeting for further direction. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कोविड महामारी के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और देश को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। श्री गोयल ने कहा कि इस व्यवस्था से न तो केवल व्यापार करना सुगम होगा बल्कि लोगों का जीवन भी सुगम हो जाएगा। एकल खिड़की की व्यवस्था व्यवसायियों और सरकार के बीच संपर्क की जरूरत का परिणाम है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि नए स्टार्टअप को उन मुद्दों का सामना करना पड़े जो पहले व्यवसायियों को करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि केंद्र चाहता है कि भारत सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य स्थल बने। In more news, India has attracted foreign direct investment FDI inflow of $27.37 billion during the first 4 months of this financial year, which is 62% higher as compared to the corresponding period in the last financial year. Commerce and Industry Ministry said the measures taken by the government on the fronts of FDI policy reforms, investment facilitation and the ease of doing business have resulted in increased FDI inflows into the country. The ministry said FDI equity inflow also grew by 112% in the first 4 months of this financial year compared to the same period last year.
Automobile industry has emerged as a top sector with 23% share of the total FDI equity inflow, followed by computer software and hardware with 18% and services sector of 10%. Jayant, we have some figures regarding the automobile industry attracting the most amount of FDI inflow into our market. But just if we compare the entire market, what is the mood of the foreign direct investor into greenfield or brownfield projects? Well, it depends on which states, obviously, they will be investing in. If you ask me very frankly, I won't have a pan-India figure at this point of time to give you exact, ratio of greenfield versus brownfield. But having said so, I must say that anything related to the new energy sector is something which they are very keen in. So there has been a slight shift from the traditional manufacturing basis, but new businesses, new technologies and new investment sector, new energy sector, specifically the green side. Most of the states like Telangana, especially the southern states and some of the northern states also have been attracting a fair amount of FDI on this. There's also news about Tesla, for instance, with negotiations not being as easy as one would expect. No, I mean, that's fine, Arjun. I think Tesla has a huge policy integration also to look forward to. And the government has, for the last 1 year, has always made a very, very clear intention to showcase the fact that there will be no compromise when it comes to policy support to make India the hub of electric cars. Now, Tesla being a giant globally and also the first mover, and there is also an issue about what Tesla is doing or facing in China in terms of that. So if they want to actually come back to India and create a manufacturing base, which they have shown a very true intention to do so, including some policy support as well as some tax support. So if all those things they expect, I guess there will be some hard negotiations. There will be some, fallen expectations, both on behalf of the government as well as behalf of Tesla. But I think that's perfectly the right way of doing businesses. I mean, you can't have a completely red carpet laid out for one company while the whole sector is struggling. Having said so, I am completely in favor of any international manufacturer coming and setting base in India and getting some additional benefits, which obviously local governments as well as central government has been offering. जयंत, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का सॉफ्ट लॉन्च आज हो गया है, किस रूप में यह कारोबार सुगम बनाने में सहायक होगा? बिल्कुल, देखिए, ये लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का दौरान कहिए, इन्वेस्ट इंडिया का दौरान कहिए, मेक इन इंडिया का दौरान कहिए, कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज होके बहुत जरूरी है। सिंगल विंडो का सिस्टम हम लोग सदियों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें इंडिया में एक नया बिजनेस खोलने के लिए अभी भी शायद 30 या 32 का रेंज में आता है नंबर में, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड एफिकेसी। तो इस दौरान ये सिंगल विंडो सिस्टम वाकई, अगर सिंगल विंडो सिस्टम एक स्ट्रक्चरली टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होता है तो बहुत बहुत फायदा होगा। Moving on to the oil market now. Brent crude oil futures surged $1.09 to $75.45 a barrel after gaining 44 cents yesterday. U.S. crude futures rose $1.18 to $71.67 a barrel after adding 35 cents yesterday. Jayant, there appears to be, very briefly, that a soaring demand for both natural gas and crude oil now. Do you expect the demand to continue, and what will happen to supply and prices? Very briefly. Well, yeah, demand obviously will continue from here on, but what I also believe is supply is supposed to increase, so there might be some softening of the prices from these levels. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंत, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य अपने पूर्व स्तर 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 424 रुपए उछलकर 60,863 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets end marginally lower in volatile trade. FDI inflows in India jumped 62% to $27.4 billion in the first 4 months of this fiscal. And global crude oil prices surged over $1 to $75.40 per barrel. And that's all in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.